अंग्रेजों का राज जो लगभग 200 साल तक चला, उसने हिंदुस्तान पर एक गहरा निशान छोड़ा। हालांकि अंग्रेज कुछ तरक्की लेकर आए, लेकिन उनका राज ज्यादातर शोषण और गुलामी पर आधारित था। उनकी सबसे खतरनाक नीतियों में से एक थी बांटो और राज करो। इस चाल में भारतीय समाज में पहले से मौजूद सामाजिक, धार्मिक और जातीय मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शामिल था, ताकि वे अपना नियंत्रण बनाए रख सकें और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एकजुट मोर्चे को रोका जा सके। इस नीति की विरासत आज के भारत में भी दिखाई देती है, जहां सामाजिक और राजनीतिक विभाजन अभी भी मौजूद है। यह निबंध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बारे में बताएगा। बांटो और राज करो नीति के लागू होने और उसके प्रभाव की जांच करेगा, और आधुनिक भारत और उसके विदेशी संबंधों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का पता लगाएगा। इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना भारत की एकता और प्रगति के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों को पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन ऐतिहासिक रणनीतियों के स्थायी प्रभाव को स्वीकार करके भारत समकालीन भू राजनीतिक जटिलताओं को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकता है और अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी 17वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ शुरू हुई। शुरुआत में कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार पर था और उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख तटीय शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। हालांकि 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य, जिसने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था, का पतन शुरू हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देखा। कंपनी ने स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। विभिन्न राज्यों और शासकों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया। उन्होंने कुशलता से इन गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, सैन्य सहायता की पेशकश की और बदले में रियायतें हासिल की। सिर्फ सैन्य शक्ति पर भरोसा करने के बजाय मौजूदा विभाजनों का फायदा उठाने की यह रणनीति बहुत प्रभावी साबित हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध, जहां कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब को हराया, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह जीत नवाब के ही सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात से संभव हुई, जिसे अंग्रेजों ने रिश्वत दी थी, और इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। 1857 का सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विवादास्पद एनफील्ड राइफलों, जिनके कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने आपत्तिजनक माना, से शुरू हुआ यह विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हालांकि अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका उनकी नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने एकजुट भारतीय विद्रोह की संभावना के बारे में अंग्रेजों की चिंताओं को तेज कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटिश प्रशासन भविष्य में एकता के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच कलह बोने के लिए डिजाइन की गई नीतियां लागू की, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय मतभेदों का फायदा उठाया। इसने बांटो और राज करो नीति के एक अधिक व्यवस्थित और जानबूझकर कार्यान्वयन को चिह्नित किया। भाग 4, बंगाल का विभाजन 1905। बांटो और राज करो नीति का एक सटीक उदाहरण। 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन बांटो और राज करो नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांतों में से एक था, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने विभाजन को एक आवश्यक प्रशासनिक उपाय बताते हुए तर्क दिया कि प्रांत इतना बड़ा था कि इसे प्रभावी ढंग से शासित नहीं किया जा सकता था। हालांकि असली मकसद बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित करके एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और एक हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल बनाकर अंग्रेजों का उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था, जो बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की एक पहचान थी। विभाजन से व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति फैली। अंततः अंग्रेजों को 1911 में इसे रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि नुकसान हो चुका था और सांप्रदायिक कलह के बीज बो दिए गए थे, जिसने 1947 में भारत के अंतिम विभाजन में योगदान दिया। भाग 5, राष्ट्रवाद का उदय, साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार के रूप में एकता। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनगिनत अन्य नेताओं ने माना कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुट मोर्चा आवश्यक था। उन्होंने एक साझा भारतीय पहचान और स्वशासन की एक समान इच्छा के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों को पार करने की कोशिश की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, सत्याग्रह, जनता को संगठित करने और ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने में विशेष रूप से प्रभावी साबित हुए। इसने धार्मिक और सामाजिक विभाजनों के लोगों को एक साथ लाया, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। भाग 6, स्वतंत्रता और विभाजन, एक जख्मी राष्ट्र। एकीकृत भारत बनाने के राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों के बावजूद बांटो और राज करो नीति का स्थायी प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे स्वतंत्रता की अनिवार्यता स्पष्ट होती गई, ब्रिटिश नीतियों द्वारा बढ़ाया गया और राजनीतिक अवसरवाद द्वारा हवा दी गई, सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया। 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था, लेकिन यह एक दुखद कीमत पर आया। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक को जन्म दिया, जिसके साथ व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ। विभाजन ने दोनों राष्ट्रों के बीच दर्द, विस्थापन और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने बांटो और राज करो नीति के विनाशकारी परिणामों को भी उजागर किया, एक ऐसी नीति जो आज भी उपमहाद्वीप पर एक साया डालती है।